वेलकम बैक टू द स्कूल क्लासेस। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स का बेसिस। हमारे पास वेक्टर स्पेस होते हैं। हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स का भी वेक्टर स्पेस होते हैं। जैसे मान लो कि डिग्री 1 के पॉलिनोमियल्स है, तो डिग्री 1 के पॉलिनोमियल्स को हमारे पास कुछ इस तरीके के होते हैं, ए प्लस बी एक्स फॉर्म के। ठीक है। और जहाँ पे ये जो कोफिशिएंट्स है ए और बी, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो बेसिक फील्ड दे रखी होती है। तो ये वेक्टर स्पेस है। हमें इसका क्या निकालना है? बेसिस निकालना है। बेसिस का मतलब क्या निकालना है? बेसिस का मतलब है कि हमें एक सेट ऑफ वेक्टर्स निकालना है। सेट ऑफ वेक्टर्स निकालना है जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। नंबर वन, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। और नंबर टू, जो ये सेट ऑफ वेक्टर्स है वो किसी भी पॉलिनोमियल को जनरेट कर सके। एनी पॉलिनोमियल को जनरेट कर सके, किसी भी पॉलिनोमियल को जनरेट कर सके। तो हमारे पास इस केस में जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है, हम सबसे पहले स्टैंडर्ड बेसिस को देखेंगे कि स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास क्या होता है। तो स्टैंडर्ड बेसिस होता है हमारे पास 1, x के बराबर होता है। स्टैंडर्ड बेसिस 1, x होता है। हम सबसे पहले चेक करेंगे ये बेसिस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। नंबर वन, कि लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए c1 इंटू वन प्लस c2 इंटू एक्स इक्वल टू 0 + 0x होगा। देखो, जीरो वेक्टर चेंज हो जाते हैं। अगर हम आर स्क्वेयर की बात करें तो जीरो वेक्टर 0, 0 होगा, क्यूब में 0, 0, 0 होगा। ठीक है। मैट्रिसेस में अपने पास 0, 0, 0, 0 होगा। पॉलिनोमियल्स में 0 + 0x होगा। तो जब हम इसमें कंपेयर करेंगे वन का कोफिशिएंट, कांस्टेंट का कोफिशिएंट, तो c1 भी 0 आ जाएगा। तो c1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और c2 की वैल्यू भी अपने पास 0 ही आ रही है। जब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट अपने पास 0 है और यहाँ पे 1 का कोफिशिएंट भी 0 है, क्योंकि हम इसे 0 × 1 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन चेक होगी। अगर कोई भी हम पॉलिनोमियल लें a + bx, तो उसे लिख सकते हैं ना a × 1 b × x की फॉर्म में। मतलब किसी भी 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम इनसे जनरेट करवा सकते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? ये अपने पास स्टैंडर्ड बेसिस होगा। एक और एग्जांपल अगर हम लेके चलें, जैसे 5 - 3x और 1 + 2x, ये अपने पास b दिया हुआ है, बेसिस दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले ये चेक बेसिस, हमें ये सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं, हमें चेक करने की ये बेसिस बनेगा या नहीं बनेगा। तो बेसिस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले c1 5 - 3x प्लस c2 1 + 2x इक्वल टू 0 + 0x के बराबर आ जाएगा ये अपने पास। अब आप क्या करेंगे? 5c1 + c2, ठीक है, प्लस -3c1 प्लस 2c2 x इक्वल टू 0 + 0x के बराबर आ गया। 5c1 + c2 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। -3c1 + 2c2 भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। सॉल्व कर लो। c2 का कोफिशिएंट आप सेम बना दो। c2 का कोफिशिएंट सेम बनाओगे तो c1 की वैल्यू 0 आएगी। c1 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो c2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी अपने पास। तो ये जो सेट दिया हुआ था, इस सेट में सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेकंड पार्ट हम क्या चेक करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, a + bx, कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया हमने, उसे हमें लिखना है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। उसे हमें इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। सेम लाइंस के ऊपर हम क्या करेंगे? a + bx को हम लिखेंगे 5c1 + c2 प्लस -3c1 + 2c2x। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 5c1 + c2 इक्वल टू a के इक्वल और -3c1 + 2c2 इक्वल टू b के इक्वल। सॉल्व करके c1 और c2 की वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास। c1 और c2 की वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये भी बेसिस बन रहा है पॉलिनोमियल्स का। ठीक है।
बेसिकली आपको स्टैंडर्ड बेसिस चेक करना आना चाहिए। स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा भी अगर कोई बेसिस दिया हुआ है तो वो भी आपको चेक करना आना चाहिए। अब मैं एक छोटा सा टेबल की फॉर्म में बनाता हूँ। टेबल की फॉर्म में क्या होगा, जैसे P1 है, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, ये अपने पास कैसे दिखते हैं, a प्लस बी एक्स की फॉर्म के दिखते हैं। जो इनका बेसिस होता है स्टैंडर्ड बेसिस, उसमें 1, x होता है। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, डायमेंशन होगा 2। P2 का मतलब क्या होगा, पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स है डिग्री 2 के, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। इसका जो डायमेंशन हो, इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा वो ये होगा। और डायमेंशन कितना हो जाएगा, कितने वेक्टर है, 1, 2, 3, तो इसका डायमेंशन 3 हो जाएगा। P3 का मतलब क्या होगा, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स क्यूब। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा वो क्या होगा, 1x स्क्वेयर एक्स क्यूब। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन होगा 4। तो ऐसे करते जाओ। अगर n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, दैट इज a प्लस बी एक्स प्लस, नहीं इसमें ए एक्स नहीं आएगा, इसमें आप अपने को लेना पड़ेगा ए नॉट वाला फॉर्म, कि ए नॉट प्लस a1x प्लस अप टू ए एन एक्स की पावर n। तो क्या बनेगा अपने पास, 1x स्क्वेयर एक्स की पावर n। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, n+1 के बराबर। जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये गलती करते हैं कि जब हम n डिग्री के पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसमें हमारा डायमेंशन कितना चला जाता है, n+1। जल्दबाजी में क्या होता है कि n डिग्री के पॉलिनोमियल का डायमेंशन हम n को लिख देते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इस चीज को आपको अवॉइड करना है। अब अगर आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएं, जैसे मान लो एक एमसीक्यू डिस्कस करें, अगर हम एमसीक्यू क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल whose constant term is 0, whose constant term is 0, whose constant term is 0। तो आप एक बार सोचो, मान लो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 4, 3, 2 और 1, ये ऑप्शन दे रखे हैं। हमें 4 डिग्री के पॉलिनोमियल्स देखो, पहले तो बना लो, कैसे बनेगा, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वेयर प्लस ई एक्स क्यूब प्लस एफ एक्स की पावर 4। इसने खुद मेंशन कर दिया कि जो कांस्टेंट टर्म है वो अपने पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो ये टर्म 0 होगी। ठीक है, अब इसका बेसिस क्या होगा, इसका बेसिस होगा 1, नहीं एक्स, एक्स स्क्वेयर, ये मैंने 2 बार लिख दिया, एक्स, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4। तो इसमें कितने वेक्टर्स बने अपने पास, इसमें कितने वेक्टर बने, 4। तो इसका आंसर कितना होगा, 4। शॉर्टकट जो बहुत सारे एजुकेटर्स बताते हैं वो ये होते हैं कि अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके डायमेंशन कितना होता था, 5। अब एक कंडीशन दे दी ना, कंडीशन क्या दे दी कि कांस्टेंट टर्म 0 होनी चाहिए, ये एक सिंगल कंडीशन है, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 4 बचेगा। बट थोड़ा सा दिमाग को खोल के सोचो कि शॉर्टकट काफी बार ये फेल हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होती है कि ये शॉर्टकट काम नहीं करता। शॉर्टकट क्या होते हैं कि हम जो भी वेक्टर स्पेस दिया होता है उसका डायमेंशन देखते हैं, माइनस कर देते हैं जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशंस दे रखी होती है, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दे रखी होती है। यहाँ पे केवल एक ही रिस्ट्रिक्शन थी कि कांस्टेंट टर्म अपने पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो 5 - 1 4 आ गया। अदरवाइज जब हमने डायरेक्ट सॉल्व किया तब भी उस केस में हमारा आंसर 4 आया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायमेंशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस या बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक।
टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।